अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाक इंडिया टाकरा और मैं हूं शहजाद इकबाल। कल होने जा रहे एशिया कप में बड़ा मुकाबला पाकिस्तान वर्सेस इंडिया और मुमकिन है कि अगर दोनों टीम्स फाइनल तक पहुंचती हैं तो 3 मरतबा पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच हो सकता है। लेकिन कल के मैच की एक अहम बात यह है कि बारिश के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। मुमकिन है कि जो मैच है वो बारिश की वजह से मुतासर हो, लेकिन अगर नहीं होता तो यकीनन दो बैलेंस टीम के दरमियान एक एक्साइटिंग मैच होने जा रहा है। लेकिन एक प्रॉब्लम यह है कि इस गेम को एनालाइज करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि 2019 का जो वर्ल्ड कप था जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान को शिकस्त दी थी, उसके बाद ओडीआई फॉर्मेट में पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला हुआ नहीं है। इस दौरान T20 में एशिया कप भी हुआ, 2 वर्ल्ड कप भी हुए जिसमें पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में भी इंडिया को हराया, एशिया कप में भी हराया, लेकिन ओडीआई फॉर्मेट में आमना सामना कुछ अरसे से हुआ नहीं है। वर्ल्ड कप में हुआ था और इससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल पाकिस्तान ने हराया था इंडिया को 2017 में। हमारे साथ इस प्रोग्राम में आज तक की टीम इंडिया से हमें ज्वाइन करेगी, जहां विक्रांत गुप्ता मौजूद है और उनके साथ पैनल है जिसमें सुनील गावस्कर हैं, मदन लाल हैं और इसके अलावा हरभजन सिंह है। जबकि पाकिस्तान में हमारे साथ मोइन खान, सिकंदर बख्त और अब्दुल रजाक मौजूद हैं। और मैदान में तो मुकाबला होगा ही, बट मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आज इस प्रोग्राम में भी डटकर मुकाबला होगा दोनों टीमों का। मुकाबला करना है, मतलब मुकाबला करना है। थोड़ी लफ्जी गोलाबारी तो थोड़ी बहुत चलती है, क्योंकि ऑब्वियसली दोनों तरफ फैंस मौजूद हैं, वो भी देखना चाहेंगे कि मैच कौन जीतेगा। और यहाँ पे जो इस वक्त एनालिसिस हम करेंगे उसमें भी किसका पलड़ा भारी रहता है। यार मैं वैसे ही बदनाम हूं। लग रहे हैं वैसे सिकंदर बख्त साहब। सर लग नहीं रहे, एक्सक्यूज मी, आई स्ट्रांगली प्रोटेस्ट, लग नहीं रहे सर, मैं हूं। अच्छा ये गलत करते हैं। हाँ मैं हूं। विंडो में मदन जी को भी दिखाया जाए, दोनों फास्ट बॉलर हमारे जो है आमने सामने। आप बताइए, इनके जो लाल साहब गोलाबारी करने वाले हैं तो क्रिकेट कैसे हैं आप? गोलाबारी करनी है सर कैसे हैं आप? खैरियत साहब? सलाम, बस ठीक है, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। लफ्जी गोलाबारी फर्स्ट क्लास। हाँ लफ्जी लफ्ज आपने बोले नहीं ना। सबसे पहले तो इसी पॉइंट से हम बात करते हैं कि हम सब चाहेंगे कि एक तो मैच हो, पूरे 50 ओवर्स हो और एक अच्छा मैच हो, क्योंकि इस वक्त ऐसा लगता है कि जो बारिश है वो ये मुकाबला काफ़ी हद तक डैमेज कर सकती है। एक्सपेक्टेड है कि 70-80% चांसेस है कि बारिश हो जाए, तो उससे मैच का जो मज़ा है वो ख़राब होगा। तो एक तो हमें ये पहले दुआ करनी चाहिए कि बारिश दूर रहे और मैच जो है वो पूरा हो। और अब ज़रा आगे बढ़ के ज़रा बात करते हैं। पहले मैं चाहूँगा कि मोइन खान साहब से शुरुआत कर लें और उसके बाद फिर आपकी तरफ भी आते हैं। मोइन खान साहब, पाकिस्तान ने पिछले साल इस साल बहुत कम वनडे खेले हैं इंडिया के मुकाबले में। ओवरऑल इंडिया का जो एक्सपीरियंस है वनडे का, जो स्क्वाड है उनका 1300 से ज़्यादा मैचेस खेले हैं। पाकिस्तान ने 540 मैचेस खेले हैं, बाबर आजम के 102 मैचेस हैं। आपको लगता है कि एक बड़े टूर्नामेंट में, बड़े मुकाबले में ये एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, जो कि पाकिस्तान का कम है इंडिया के मुकाबले में? शहजाद, सबसे पहले तो मैं सलाम अर्ज़ करूंगा हमारे जो ओपोनेंट पैनल है इंडिया में बैठा हुआ, और दूसरी जो आपकी बात है उस पर यकीनन मैटर तो करती है, फॉर्म बहुत ज़्यादा मैटर करती है। पाकिस्तान टीम रिसेंट पास के अंदर ऑल्दो के मैचेस कम खेली है, बट नंबर 1 पोजीशन पे इस फॉर्मेट के अंदर और इंडिया थोड़ा सा लैक ये कर रही है कि इंडिया पिछले काफ़ी अरसे से कंसिस्टेंसी नहीं है सिलेक्शन के अंदर। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ रही है इंडिया की टीम के अंदर, कभी कोई परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे पा रहा, तो कभी फिटनेस प्रॉब्लम्स लेके। अब जिस तरह बुमराह टीम के अंदर आए, बहुत अरसे के बाद आ रहे हैं, जिन सर्कमस्टांसेस में क्रिकेट होने जा रही है टफ कंडीशंस होंगी उनके लिए भी। तो यहाँ पे अगर कंपैरिजन आप दोनों टीमों का करते हैं शहजाद, तो मुझे पाकिस्तान इस वक्त करंट सिनेरियो के अंदर बेटर कंपोज टीम लग रही है, जिसमें 100% स्पिनर्स भी उनके पास ऑप्शन मौजूद है विकेट टेकिंग का, एंड देन फास्ट बॉलर्स तो हमारे हमेशा से ही अच्छे रहे, और एज वेल एज पाकिस्तान की इस वक्त बैटिंग फॉर्म भी बहुत अच्छी है। वेयर एज इंडिया इज डिपेंडिंग ओनली ऑन 2 to 3 players I think right now. मोइन भाई, आप क्या बात कर रहे हैं? कह रहे हैं 2 to 3 प्लेयर्स। चलिए मैं एक काम करता हूं मोइन भाई, मैं गिनती शुरू करता हूं। रोहित शर्मा, शुभमन गिल की एक सीरीज खराब है, लेकिन इस साल पिछले साल दिसंबर से उन्होंने आग लगाई है। वनडे में 200 भी है। विराट कोहली, अब पता नहीं आप इन 3 को गिनते हैं कि नहीं गिनते हैं। श्रेयस अय्यर, तजुर्बा उनका भी तकरीबन 4-5 साल का है, चोट से आ रहे हैं। फिर उसके बाद हैं हार्दिक पांड्या, हमारे हार्दिक पांड्या, द ग्रेट ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या है।
फिर हो सकता है कि विकेट कीपिंग अब ईशान किशन करेंगे, रविंद्र जडेजा के पास तजुर्बा है। फिर अगर आप बॉलिंग में आए, भारत के पास ऑप्शंस हैं। मैं जानता हूं कि पाकिस्तान की तेज गेंदबाजी के बारे में हमेशा बात की जाती है, बट आप देखें बुमराह ठीक है चोट से आ रहे हैं, शमी, सिराज, ये किसी से कम नहीं है। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कोई क्रिकेटर जवाब देगा। शहजाद आप जवाब दें इनकी बातों का। बातों का तो यही जवाब है कि रोहित शर्मा आजकल प्रैक्टिस कर रहे हैं कि जब लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर आता है और एक एंड पर कराता है तो उसकी प्रैक्टिस कैसे की जाती है। तो रोहित शर्मा जिनका यो टेस्ट बड़ा अच्छा आया है, लेकिन वो शाहीन के लिए तैयारी कर रहे हैं कि उनके एंड पर को कैसे फेस किया जाए। तो चाहेंगे कि जरा इसी से आगाज करें, क्योंकि जो रिसेंट मैचेस हैं उसमें ये शाहीन का पहला ओवर बड़ा ब्रूटल साबित हुआ है इंडियन बैट्समैन के लिए, चाहे वो रोहित शर्मा हो या राहुल हो जो कि मैच नहीं खेलेंगे। तो जरा सुनील गावस्कर साहब से या मदन लाल साहब से जवाब लीजिए ना विक्रांत। मदन जी आप रिस्पॉन्ड करें। मोइन खान कह रहे हैं कि इंडिया के पास 2-3 ही प्लेयर हैं, बाकी प्लेयर हैं नहीं है। नहीं देखिए, जो बात मोइन कर रहे हैं मैं इससे सहमत नहीं हूं बिल्कुल। देखिए जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं काफी एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं और एक प्रूवन खिलाड़ी है। ऐसे नहीं है कि उन्होंने रन नहीं बनाए हुए, रन उन्होंने बनाए हुए हैं, ठीक है। बाकी जो आपने कही हाँ इंजरी से आ रहे हैं, बट उनके पास एक्सपीरियंस जो है। देखिए जब आप इंजरी से बुमराह आ रहे हैं, सिर्फ बुमराह आ रहे हैं और दूसरी बात आपको बताना, 2 खिलाड़ी आ रहे हैं, विराट कोहली इंजरी से नहीं आ रहे, रोहित शर्मा इंजरी से नहीं आ रहे। इंजरी कोई ऐसी इंजरी नहीं है। जब टीम सिलेक्शन होती है तो पर बिल्कुल जो फिटनेस है डिक्लेयर की जाती है कि आप जब आप एशिया कप खेलने जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सारे के सारे खिलाड़ी जो है फिट हैं। हाँ एक दो बातें जो है ठीक है, आपने हमेशा कहा है कि हमारी पेस बॉलिंग जो है बड़ी अच्छी है, तो हमारी भी इतनी कम नहीं है। हमारे जितने भी अगर आप पिछले 2, 4, 5, 7, 8 सालों से देखें, मोहम्मद शामी, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह और हमारे जो स्पिनर्स हैं कुलदीप यादव एंड जो अपना रविंद्र जडेजा, इन्होंने देखिए इन्होंने मैचेस जिताए हैं। अगर आपके पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो आपको मैच निकाल के दे सकते हैं, वही बड़े प्लेयर माने जाते हैं। सनी भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? ये मैचेस तो जो होती है ना वो स्टूडियो में नहीं जीती जाती है, वो मैदान पर ही खेली जाती है और मैदान पर ही उनका नतीजा सामने आता है। तो कोई भी टीम ये अपने आप को अगर कॉन्फिडेंस देना चाहेगी तो दूसरी टीम को थोड़ा डाउन प्ले करेगी, वैसा करते होंगे लोग। पर जो भी है मैदान पे हम देखेंगे कि किसके पास कितने प्लेयर है, कौन कौन अपना हाथ ऊपर उठाकर दिखाता है कि वो उनकी काबिलियत क्या है। वो हमें मैच जब होगी तब हमें देखने मिलेगा। स्टूडियो जैसा मैंने कहा, स्टूडियो पे कोई मैचेस होती नहीं है, स्टूडियो पर कोई मैच जीती या हारी जाती नहीं। मेरा मतलब ये नहीं था जो आप लेके गए, बट मोस्टली जो डिपेंड करती है टीम 2-3 प्लेयरों के अराउंड करती है, उसमें विराट कोहली है जो ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं अपनी वर्थ प्रेशर मैचेस के अंदर, और इसी तरह रोहित है, कुलदीप यादव बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है, मुझे हार्दिक पांड्या भी बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं हमेशा उनकी परफॉर्मेंसेस को प्रेज़ करता हूँ। बट मोस्टली देखा यही जाता है जब भी पाकिस्तान इंडिया का टाकरा होता है तो 2-3 प्लेयरों के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। इसी तरह हमारी टीम में भी अगर आप जाएंगे देखेंगे तो ज़्यादा जो बात होती है, बाबर की बात होती है, शाहीन शाह अफरीदी की बात होती है, सो इनके अराउंड टीम घूमती है। बट कंपैरेटिवली मुझे ऐसा फील होता है पाकिस्तान के पास ज़्यादा मैच विनर्स हैं। अच्छा अब्दुल रज़ाक साहब का भी जरा पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं इस पे। अब्दुल रज़ाक साहब, दोनों टीम्स का बैलेंस आप कैसे देखते हैं? हार्दिक पांड्या का बड़ा एडवांटेज ये है कि वो एक बॉलिंग ऑलराउंडर है, पेस बॉलर है। पाकिस्तान के पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है, लेकिन शादाब खान है जो बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं और नीचे आके अच्छा खेल लेते हैं। अदरवाइज जो बॉलिंग है पाकिस्तान में 150 कराते हैं, हारिस रऊफ हो गए, नसीम शाह हो गए, इसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी है। लेकिन इंडिया का भी ये दुरुस्त बात है, शामी हो, सिराज हो, बुमराह हो, कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं इंडिया के लिए। तो दोनों टीम्स का पेस अटैक अच्छा है। आप दोनों टीम के बैलेंस को कैसे रेट करेंगे? नहीं, डेफिनेटली देखें यहाँ पे कोई महल्ले की क्रिकेट की बात नहीं हो रही, एक इंटरनेशनल लेवल की बात हो रही है। जो भी प्लेयर आता है अपना लोहा मनवा के आता है इस स्टैंडर्ड के खेलने के लिए, और ये बड़ा ज़बरदस्त काटेदार मैच होने जा रहा है, क्योंकि ये कोई आम क्रिकेट नहीं हो रही। अगर किसी की भी बात करें तो सारे प्लेयर परफॉर्म करके आते हैं। अब ये नहीं है कि किसी ने कहा कि परफॉर्मेंस नहीं दी हुई तो वो टीम में आ जाएगा। 11 की 11 टीम अच्छी होती है और डिपेंड करता है कि ऑन द डे कौन टीम के लिए परफॉर्म कर सकता है। इंडिया की टीम वेल बैलेंस है, पाकिस्तान टीम वेल बैलेंस है,
ऑन दी लक का भी बड़ा देन होता है कि जी आप मोमेंटम आपकी फेवर में जा के नहीं जा रहा। जो टीम हार्ड वर्क करेगी, प्रेशर को स्टेन करेगी, जो इंजॉय करेगी अपनी क्रिकेट को, वही टीम जीतेगी, वही प्लेयर परफॉर्म करेगा। जी सुनील गावस्कर साहब, ये बताइएगा जो इंडिया की बैटिंग ऑर्डर है उस हवाले से अभी कुछ कंफ्यूजन है कि टॉप ऑर्डर किस किस्म का होगा। ईशान किशन क्या ओपन करेंगे या नीचे आएंगे, और अगर वो ओपन करते हैं तो इसका मतलब जो गिल है, शुभमन गिल, वो शायद 3 पे खेले, और शायद कंसिडर ये भी हो रहा है कि वो 3 पे खेलेंगे तो विराट कोहली 4 पे चले जाएंगे। ये बड़े टूर्नामेंट्स में आखिरी मोमेंट पे ये चेंजेस क्यों हो रहे हैं, और आपका क्या ओपिनियन है? क्या विराट कोहली जो कि 12,000 से ज्यादा रन कर चुके हैं ओडीआई क्रिकेट में, 3 नंबर पे ही खेलना चाहिए या उनका नंबर चेंज होना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि ये सारी बातें सिर्फ बाहर हो रही है, टीम में कोई बातें नहीं हो रही है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि टीम ये सोचती है कि अगर हमारे पहले 3 जो बल्लेबाज हैं वो अगर 40 या 45 ओवर खेलेंगे तो नंबर 4 और 5 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि शायद उस वक्त आप फिनिशर की सोचेंगे, कौन फिनिशर हो सकता है, क्या वो हार्दिक पांड्या हो सकता है, क्या वो बाएं हाथ के ईशान किशन हो सकते हैं, या बाएं हाथ के रविंद्र जडेजा हो सकते हैं, ये सोच होगी। तो सबसे पहली जरूरी बात है कि हमारे जो पहले 3 जो खिलाड़ी है वो दिग्गज खिलाड़ी है, बड़े अच्छे फॉर्म में है, बड़ी काबिलियत है उनमें, बड़े शॉट्स खेलने की, बड़े नॉक्स खेलने की। अगर वो 40 और 45 ओवर खेलेंगे तो फिर नंबर 4 पर कौन आता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो कोई आएगा वो फिनिशर ही होगा। पाक इंडिया टाकरा में लेंगे एक ब्रेक, और इस ब्रेक के बाद आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हाई प्रोफाइल मुकाबले से पहले पाक इंडिया टाकरा, और हमारे साथ आज तक की टीम भी मौजूद है। हमारे पैनल पर मोइन खान, अब्दुल रजाक और सिकंदर बख्त हैं, जबकि आज तक की जानिब से वहां पे विक्रांत गुप्ता है, मदन लाल है, सुनील गावस्कर है और हरभजन सिंह मौजूद है। जी विक्रांत। देखिए, मोइन भाई ने जो शुरू में बात की थी टू एन एक्सटेंट वो सही भी है कि भारत ने शायद एक मुकम्मल सोच के साथ इस एशिया कप में नहीं आए हैं, सवालों के साथ आए हैं। जैसे पाकिस्तान जवाब के साथ आया, पाकिस्तान को मालूम है कि ये हमारी 11 है, ये हमारा रोल है, और शायद इंडिया ने वनडे क्रिकेट इन बड़े खिलाड़ियों को इतनी आराम करा दिया, आप उस 11 का रोल नहीं कर पाए। हमें पता है कि विराट ने कहां खेलना है। बड़ा अचानक से क्या हुआ, केएल राहुल आपने कहा जी हमने लेके ही जाना है, फिर आपने कहा नहीं जी वो 2 मैच नहीं खेल सकते, फिर आपने कहा ईशान किशन करेंगे। तो ईशान किशन के लिए क्या आप रोहित शर्मा और विराट कोहली का नंबर बदलना चाहेंगे मदन जी, या फिर आप कहेंगे कि ईशान किशन 5 नंबर पे खेलें? जो मेरे बड़े प्लेयर हैं, जैसे मोइन ने कहा, अगर रोहित शर्मा बड़े प्लेयर हैं, अगर विराट कोहली बड़े प्लेयर हैं, उनका नंबर क्यों आपको बदलना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं बदलना चाहिए। जो बड़ा प्लेयर है वही, उसका नंबर तो होना ही नहीं चाहिए। जैसे देखिए, ईशान किशन ने पहले भी रोहित शर्मा के साथ ओपन की है और उन्होंने काफ़ी रन भी बनाए हैं। बाकी देखिए, बैटिंग ऑर्डर कोई ज़्यादा चेंज नहीं होना। 4 पे श्रेयस अय्यर आने वाले, 3 पे विराट कोहली या शुभमन गिल या उसे ओपन करेंगे। देन विकेट कीपर के साथ हो सकता है कि ईशान किशन को थोड़ा सा वो नंबर 5 पे भी खिला सकते हैं। बाकी देखिए, ये जो मैचेस हैं, जो मैचेस होते हैं, ये एक प्रेशर होता है, क्यों क्रिटिकल सिचुएशन में जाके मैच को कंट्रोल कौन करता है। बाकी एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि हर ऐसे जब बड़ा मैच होता है उसमें 2-3 ही बड़े खिलाड़ी हीरो बन के निकलते हैं, और कई ऐसे खिलाड़ी होते हैं अननोन खिलाड़ी, अननोन मीन्स जो आके इतना अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ कि वो अपने आप को हीरो बना लेते हैं। तो ये गेम है, इसमें सारे के खिलाड़ी चलने वाले नहीं हैं। जो आपके टॉप खिलाड़ी हैं उसको आप एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छा करेंगे। सिकंदर बख्त जी, आप एक शाहीन शाह अफरीदी, उसके अलावा बाबर आजम, आपको लगता है कि इंडिया पाकिस्तान में एक्चुअली ये होता है कि 2 बड़े खिलाड़ी दे टावर अबव द रेस्ट, वो अपनी परफॉर्मेंस से टीम को निकाल के ले जाते हैं? यार देखो, अभी जो बातें हो रही है ना, मैं दोनों टीमों को 50-50 कह रहा हूँ। वो तगड़ी टीम है दोनों तरफ है, बड़े अच्छे ऑलराउंडर्स हैं, बॉलर्स हैं, बैट्समैन हैं। अब मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तरफ जो प्रेशर है वो ये है कि हमारे यहाँ से सिर्फ एक लड़के ने, यानी कि फ़खर ने 100 किए हुए हैं भारत के खिलाफ वनडे में। अब जो फोकस है वो इतना ज़्यादा हो चुका है बाबर आजम पे, इतना ज़्यादा हो चुका है कि हर आदमी बच्चा वो कहता है कि जी बाबर आजम। अब उसके ऊपर इतना प्रेशर है कि उसने स्कोर करना है, उसने क्या करना है। और इसी तरह बॉलिंग के अंदर आ गया है शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर। आज हम यही डिस्कस कर रहे थे, अजहरुद्दीन से भी बात हुई कि भाई अगर वो गेंद इन डिपर करता है जो लाकर ओवर द विकेट और गेंद पड़ के अंदर आ जाता है, तो आपको आपके बैट्समैन पीछे खेलते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? तो उनका भी यही एडवाइस थी, जैसे मैंने उनको कहा था कि थोड़ा अगर आगे खड़े हो जाएं। हमारे पास ये दोनों बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, हमारी थोड़ी सी मिडिल ऑर्डर थोड़ी सी अभी सेटल नहीं है, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जितनी कि आपकी हो सकता है हो, हमारी अभी इतनी नहीं है। ये मैं अपने वीक पॉइंट्स बता रहा हूँ आपको। तो हम जो है दोनों टीमों का बड़ा सख्त मुकाबला है। पहले मैच के बाद
अगर ये पूरा हो जाता है, बारिश नहीं होती, तो हमें अपने अपने जो स्ट्रेंथ्स हैं वो पता चल जाएंगी कि दोनों टीमों की कहाँ कहाँ हैं। मगर बहुत हैवीली हम बाबर के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं कि और बाबर आजम ने ज्यादा वनडे नहीं खेला इंडिया के अगेंस्ट और 131 का एवरेज है, 158 स्कोर किया। ये तो बात दुरुस्त है कि बाबर ने आज तक कोई 50 भी नहीं किया अगेंस्ट इंडिया। मोइन खान ये बताइएगा कि जो अभी बात की सिकंदर बख्श साहब ने, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान का जो मिडिल ऑर्डर है उसमें एक्सपीरियंस की कमी नजर आती है। रिजवान ने ऑल्दो 62 गेम खेले लेकिन नंबर 4 पे इतने ज्यादा मैचेस नहीं खेले। इफ्तिखार उन्होंने भी सिर्फ 15 वनडेज खेले हैं। आगा सलमान ने अभी ही टीम में एंट्री ली है। तो आपको लगता है कि ये बड़ा मैटर करेगा और सारा प्रेशर जो है वो फखर जमान पर, इमाम पर और बाबर आजम पर होगा कि इन्होंने बल्क ऑफ द स्कोरिंग करनी है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस्ड है हमारा। नहीं देखें, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है और जिस तरह की बातें चल रही हैं कि ये परफॉर्म करेगा, वो परफॉर्म करेगा, एक बॉल की बात है बैट्समैन के लिए। और बात ये है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हमेशा जो होता है ना, वो एक तो प्रेशर में खेला जाता है। इसमें अपने को नर्व्स को बड़ा कंट्रोल करना पड़ता है, जिसकी विल पावर अच्छी होती है, फिटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो ठीक होता है वो परफॉर्म करता है। तो इसमें आप ये नहीं कह सकते कि बाबर आजम स्कोर करेगा या फ़खर करेगा या इमाम करेगा। ये पूरी टीम कंबाइंड एफर्ट होती है। पूरी टीम को देखना पड़ेगा कि जी टीम के लिए क्या ज़रूरत है, सिचुएशन के मुताबिक कैसे खेलना है। तो जहाँ पे टीम को ज़रूरत है मैच जिताने की, तो वहाँ पे जितवाएं। तो एक होता है कि वन साइडेड यहाँ पे कभी चीज़ नज़र नहीं आई कि पाकिस्तान का इंडिया का मैच हो, आप कहेंगे जी इंडिया जीत जाएगी या पाकिस्तान जीत जाएगी। ऐसा कभी भी नहीं। ऑन दी लक का साथ भी है, टॉस का भी है। तो जो टीम टॉस जीतेगी उसके चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे मैच जीतने के। सही, लेकिन ज़रा मुझे मोइन साहब आप भी ज़रा बताइएगा, जो मिडिल ऑर्डर है पाकिस्तान का, जिसकी अभी सिकंदर बख्श साहब ने भी निशानदेही की, वहाँ पे एक्सपीरियंस थोड़ा सा कम है। और इंडिया में भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे हमने डिस्कस किए कि उनका टॉप ऑर्डर क्या होगा, क्या विराट को 4 पे खिलाएंगे। दोनों टीम्स में ज़रा बैटिंग पे से पहले अपना तजिया दीजिएगा कि पाकिस्तान का इनएक्सपीरियंस ये कितना अहम हो सकता है इस मैच में। और दूसरा, इंडिया को अपने टॉप ऑर्डर के साथ क्या करना चाहिए? क्या विराट कोहली को 4 पे खिलाना चाहिए या जिस पे वो खेलते हुए आए 3 नंबर, तकरीबन 250-300 मैचेस खेल चुके हैं, उसी पर रहना चाहिए उनको? देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर की बात है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान वेरी वेल बैलेंस साइड है इस वक्त। अच्छे, हमने पिछले मैच में भी देखा, ऑल्दो के ओपोनेंट हमारे जो नेपाल थी वो इतनी तगड़ी टीम नहीं थी, बट उसके बावजूद जिस तरह की पार्टनरशिप लगी, इसी तरह की पार्टनरशिप एक्सपेक्टेशन होती है इतने बड़े नामों से, इतने बड़े प्लेयर से, और उन्होंने प्रूव किया अपनी वर्थ को। शुरू में आपके 3 प्लेयर आउट ज़रूर हो गए थे। एक जो फैक्टर है सिर्फ वो मुझे नज़र आता है आगा सलमान, जो थोड़ी सी जल्दी कर रहे हैं, और उनको चाहिए कि जल्दी ना करें। नेचुरली इतने ओवर पड़े होते हैं, फॉर्मेट T20 नहीं है, ODI फॉर्मेट है, 50 ओवर्स फॉर्मेट है, तो थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए। और बाबर और इफ्तिखार ने आउटस्टैंडिंग बैटिंग इसलिए की कि वो शुरू में आके सेट हुए और उसके बाद उन्होंने अपनी शॉट्स की एग्जीक्यूशन की। कंपैरेटिवली इंडिया की जो मिडिल ऑर्डर है, और जहाँ आप बात कर रहे हैं विराट कोहली के नंबर नीचे करने की या ऊपर आने की, तो मेरा ख्याल है कि बड़े प्लेयरों को जो जहाँ परफॉर्म करें उनको वहीं खिलाना चाहिए। बिकॉज कि आपकी ओपोनेंट जो है यहाँ पे शाहीन शाह अफरीदी जैसे बॉलर मौजूद है, और शाहीन शाह पहले भी उनको आउट कर चुके। लेकिन इसी में अगर कोई भी टीम हो, नॉट ओनली के इंडिया, बट कोई भी दुनिया की टीम हो, आप ऊपर से अच्छा टैकल कर जाते हैं नए बॉल को, तो आपके लिए वही प्लेयर एट दी एंड वो लंबी इनिंग बनाता है। तो यहाँ पे अगर कोहली का नंबर शफल किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया के कैंप में पैनिक नज़र आएगा, जिसका एडवांटेज पाकिस्तान को हो सकता है। सही। और जहाँ पे मैच है श्रीलंका में पालक किले में, वहाँ पे 18 में से 33 मैचेस वो टीम जीती है जो कि बैटिंग सेकंड करती है। तो यानी कि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, ऑल्दो रेशियो जो है वो सेकंड बैटिंग के हक में है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और एवरेज स्कोर 248 का है, और ऑब्वियसली अब तो स्कोरिंग ज़्यादा भी होती है। लेकिन सिकू भाई, आप क्या समझते हैं, ये जो पाकिस्तान का इस वक्त बॉलिंग अटैक है, जिसमें 2 स्पिनर हमारे पास नवाज भी है, शादाब खान भी है, और जो 3 पेसर्स हैं, हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह, आपको लगता है रिसेंट पास्ट में ये पाकिस्तान का बेस्ट बॉलिंग अटैक है? जी बिल्कुल, इस वक्त तो यही नज़र आता है कि जो हमारा बेस्ट बॉलिंग अटैक है, स्पिनर्स में एडिशन हो सकता है। हमने काफ़ी अर्से से कोई नए स्पिनर्स ढूंढे नहीं हैं। उसामा को ट्राई किया 1-2 मैचों में, मगर वो इतने कामयाब नहीं हुए। तो हमें और अच्छे स्पिनर्स स्क्वाड में है वो, मगर जी हाँ स्क्वाड में है, मगर उनको देखें ना, अभी हमने एक डेटा निकाला था, पाकिस्तान नंबर 1 है फास्ट बॉलर्स में और बॉटम में है
टोटल 10th नंबर है जो टेस्ट क्रिकेटिंग कंट्रीज़ हैं उसमें बॉटम में है एज फार एज द स्पिनर्स आर कंसर्न। मगर उनको किस तरह खिलाते हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको याद हो पिछले मैच में जो हम हारे भारत से, तो उसके अंदर जब हमारे लेफ्ट आर्म स्पिनर और राइट आर्म लेग स्पिनर लगा था तो उन्होंने जडेजा को भेज दिया था और उसने आके कुट लगा दी थी और उसमें बाबर ने चेंजेस नहीं की जल्दी से। तो कप्तानी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करेगी। इन बॉलर्स को आप किस तरह यूटिलाइज करते हैं। आपके पास अब आगा सलमान और इफ्तिखार भी है जो कि ऑफ स्पिन गेंदें करते हैं, तो कप्तान पे बहुत डिपेंड करेगा कि वो बॉलर्स को किस तरह लेके चलता है। तो इस लिहाज से बॉलिंग बुरा नहीं है हमारा अटैक, मगर कप्तान की कप्तानी बहुत इस वक्त मेरी नज़रें तो उनकी कप्तानी पे होंगी। सनी भाई जरा दोनों टीम्स के जो फास्ट बॉलिंग है उसको भी आप रेट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही थी कि पाकिस्तान का तो अच्छा बॉलिंग अटैक है लेकिन इंडिया का भी कम नहीं है। सिराज हैं, उसमें बुमराह हैं, शामी हैं और वर्सेस हारिस रऊफ, शाहीन शाह आफरीदी और नसीम शाह। तो आप कैसा रेट करते हैं कि जो फास्ट बॉलर्स हैं किसके पास ज़्यादा बेहतर है और कौन ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है? देखिए, जसप्रीत बुमराह की वापसी से मुझे लगता है कि भारतीय टीम की जो न्यू बॉल अटैक है वो बेहतरीन अटैक है। अब अगेन यहाँ पे कंपैरिजन करना ठीक नहीं होता, क्योंकि अलग अलग मतलब जब टीम होती है तो अलग ऑपोजिशन के खिलाफ खेलती है। पर मुझे लगता है कि जिस तरह की हमारे पास जो न्यू बॉल अटैक है, मोहम्मद शामी के पास गति है, मोहम्मद शामी के पास स्विंग करने की काबिलियत है, मोहम्मद सिराज भी बड़े अच्छे गेंदबाज बन चुके हैं पिछले 1-2 साल में, और जसप्रीत बुमराह के बारे में कितना कहा जाए, बहुत तारीफ होती उनकी सारी दुनिया में। और उनकी वापसी से मुझे लगता है कि भारतीय न्यू बॉल अटैक और भी मजबूत हो गया। और हरभजन सिंह, हमने पेस अटैक की तो बात की, स्पिनर्स को आप कैसे रेट करते हैं? पाकिस्तान के पास नवाज है, शादाब है, दूसरी तरफ इंडिया शायद 2 स्पिनर्स के साथ खेले या 3 खेले। इस स्पिन अटैक को आप कैसे रेट करते हैं? और जरा अपना राय भी इसमें दीजिए कि इंडिया को 3 स्पिनर और 2 पेस बॉलर्स के साथ जाना चाहिए या 3 पेसर्स और 2 स्पिनर्स? देखिए, मुझे लगता है कि इंडिया 3 फास्ट बॉलर के साथ जाएगा, साथ में हार्दिक पांड्या रहेंगे, फिर जिसका मतलब है कि स्पिनर फिर एक ही खेलेगा, फिर वो रविंद्र जडेजा ही खेलेंगे। और अगर आप हार्दिक पांड्या को देखते हो तीसरा सीमर, तो फिर आपको कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा जो है वो स्पिनर के तौर पर नजर आएंगे। हार्दिक पांड्या मुझे लगता है कि आपके 6वें गेंदबाज तब होंगे अगर जब 3 सीमर खेलते हैं। अगर 2 सीमर खेलते हैं तो हार्दिक पांड्या विल हैव टू बोल स्कोट ऑफ ओवर्स। अगर वो नहीं करते हैं तो फिर वहाँ एक और हमें ऐसा बल्लेबाज जो कि कुछ आपको ओवर करके दे वैसा डालना होगा, चाहे वो अक्षर पटेल के रूप में हमें देखने मिले। तो ये कॉम्बिनेशन देखना होगा और बहुत कुछ निर्भर करेगा कंडीशंस के ऊपर, पिच कैसी है और कितनी धूप है, उसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि विकेट कैसे खेलने वाली है। पाक इंडिया टाकरा में आज तक की टीम भी हमारे साथ मौजूद है। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे और इसके बाद हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाक इंडिया टाकरा। कल होने वाला है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का हाई प्रोफाइल मुकाबला। मुझे ये बताइएगा सिकंदर बख्श साहब कि 2019 के बाद ये पहला वनडे है जो इंडिया और पाकिस्तान का मैच होगा। इस दौरान वर्ल्ड कप हुआ, वो T20 का था, 2 वर्ल्ड कप हुए इनफैक्ट, और एशिया कप जो था वो भी T20 का वर्ल्ड कप था। तो बहुत ज़्यादा आपस में इन्होंने 50 ओवर गेम खेला नहीं है और पाकिस्तान का एक्सपीरियंस इसमें कम है। आपके ख्याल में ये फैक्टर कितना मैटर करेगा? नहीं, बिल्कुल करेगा। 50 ओवर की क्रिकेट टोटली डिफरेंट है। हम लोग को बहुत ज़्यादा आदत पड़ गई है T20 की, जिसमें बहुत जल्दी एक्शन होता है और जल्दी ख़त्म हो जाता है, पता ही नहीं चलता। मगर ये थोड़ा सा लंबा फॉर्मेट है जिसके अंदर ख़ास तौर पे जो मिडल ऑर्डर है, जो मिडल के जो ओवर्स होते हैं उनको बहुत ही स्मार्टली खेलना पड़ेगा दोनों टीमों को, ताकि उसको जो मोमेंटम है ऊपर से लेके चलें और नीचे जाके बहुत अच्छी तरीके से उसको फिनिश करें। यहाँ पे मैं सिर्फ इंडियन से ये रिक्वेस्ट करूँगा, अपने दोस्तों से, साथियों से, कि भाई हमारे साथ क्रिकेट खेलना शुरू कर दें। हम दोनों टीमों को बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा होगा, दोनों मुल्कों को बहुत फ़ायदा होगा। कोशिश करें, कन्विंस करें अपनी गवर्नमेंट को कि वो हमारे साथ खेलें। हम तो तैयार हैं हर दफ़ा खेलने के लिए, हर जगह खेलने को। वो आएँ हमारे पास, मोर देन वेलकम। हम भी आपके पास आना चाहते हैं, मिलकर खेलें, तो उससे दोनों की क्रिकेट बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेगी। हरभजन साहब, ये बताइएगा कि ये जो मैच है इसको क्या आपको लगता है कि दोनों टीम्स लाइटली ले सकते हैं कि राउंड मैच है, इसके बाद एशिया कप में एक और भी होगा, टॉप 4 में मुकाबला, और असल प्रिपरेशन जो है वो वर्ल्ड कप के लिए हो रही है जिसमें बड़ा मुकाबला होगा पाकिस्तान वर्सेस इंडिया? या आपको लगता है कि कोई भी मैच पाकिस्तान वर्सेस इंडिया हो, चाहे वो एशिया कप हो या एशिया कप ना हो, बायलैटरल भी हो, वो भी उतना ही मायने रखता है दोनों टीम्स के लिए? मेरे ख्याल से देखिए, ये जो टूर्नामेंट है इसको वर्ल्ड कप की तैयारी के लिहाज से देखना चाहिए।
ये बात सही है कि ये टूर्नामेंट अलग है, कंडीशन जो हैं वो थोड़ी सी अलग होगी, ज़्यादा कोई कंडीशन में फ़र्क नहीं आएगा। श्रीलंका की पिचेस और भारत की पिचेस तकरीबन सेम रहती हैं, बल्लेबाजी के लिए बहुत बढ़िया होती है, थोड़ा सा बॉल शायद स्पिन भी होगा। पर इस टूर्नामेंट को मुझे लगता है भारतीय टीम को तो इस लिहाज से खेलना चाहिए कि वो वर्ल्ड कप की जो टीम है उनकी जो 11 हो, वो इस टूर्नामेंट से ख़त्म होते होते वो 11 पक्के हो जाएं वर्ल्ड कप के, ताकि वहाँ पे जाके एक आध कहीं कोई चेंज करना हो कंडीशंस को देख के, तो उस लिहाज से जो है वो चेंज टीम में आए। नहीं तो 11 यहाँ से पक्की हो जानी चाहिए। और इंटेंट बहुत ज़रूरी है कि कैसे इंटेंट के साथ क्रिकेट खेलनी है, वो मैं पूरी एशिया कप में देखना चाहूँगा कि भारतीय टीम किस इंटेंट के साथ क्रिकेट खेलती है, क्योंकि वही इंटेंट जो है वो आपको वर्ल्ड कप में भी लेके जाना है। सनी भाई, आमतौर पे जब भी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया होता है मैच, तो ये कहते हैं कि इंडियन बैटिंग का मुकाबला है पाकिस्तानी बॉलर्स का। तो क्या ये मैच भी आप इसी तरह देख रहे हैं कि पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो ज्यादा स्ट्रांग है और इंडिया की बैटिंग ज्यादा स्ट्रांग है और इन्हीं का आपस में मुकाबला होना है? देखिए, जब पाकिस्तान की हम बैटिंग के बारे में बात करते हैं तो हम किसका नाम लेते हैं? हम बाबर आजम का नाम लेते हैं। जब भारतीय बल्लेबाजी की बात होती है तो रोहित शर्मा की बात होती है, शुभमन गिल की बात होती है और विराट कोहली की बात होती है। तो मुझे लगता है कि ये जो बैटिंग और बॉलिंग की जो बात हो रही है, ये तो मतलब बाहर की बात है, आउटसाइड जैसे कि कहते हैं। और मुझे लगता है कि अभी में दिखाई देगा और आगे जाकर जो मैचेस होंगे पाकिस्तान के खिलाफ, किसकी बैटिंग मजबूत है, किसकी बॉलिंग ताकतवर है। और अब्दुल रज़ाक साहब, आपको क्या लगता है कि जो श्रीलंकन विकेट्स हैं, पाकिस्तान 2 स्पिनर्स के साथ खेला है अपना पिछला मैच, उससे पहले जो मैंने अफगानिस्तान के साथ सीरीज खेली उसमें भी 2 स्पिनर्स थे। आपको लगता है इंडिया के जो 3 फास्ट बॉलर्स हैं उनके साथ वो जाना चाहेंगे, या जो स्ट्रेंथ है उनकी स्पिन डिपार्टमेंट में भी, तो 3 स्पिनर्स होंगे और पाकिस्तानी बैट्समैन को उनका सामना करना पड़ेगा? डेफिनेटली देखें, जैसे पिचेज नज़र आ रही हैं वहाँ पे कोई इतना टर्न नज़र नहीं आ रहा, स्पिनर हो कोई इतना फैक्टेबल नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा था कि जो क्वालिटी स्पिनर होता है, जैसे राशिद खान थे, अब शादाब है, वो बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, तो जो क्वालिटी स्पिनर है वही परफॉर्म करेगा। अब वो इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नज़र नहीं आता कि पिच की मदद से आप बॉलिंग कर सके। हमारे पास जितना भी पेस टैक है वो जैसी भी पिच होती है वहाँ पर नया बॉल भी अच्छा करते हैं, पुराना बॉल भी अच्छा करते हैं। और अभी बात रिवर्स स्विंग भी हो रही थी, तो पाकिस्तान के पास एबिलिटी है रिवर्स स्विंग होने की, क्योंकि स्पिनर जब बॉल करते हैं तो थोड़ा सा बॉल एक साइड पे ज़रा रफ होता है, तो इससे जिससे रिवर्स स्विंग हो जाती है। तो इतना ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं है स्पिनर का, मेन है सिचुएशन का। और आपके वो अगर पहले बैटिंग करते हैं तो आप कितना टोटल सेट करते हैं, अगर आप पहले बॉलिंग करते हैं तो कितना आप स्कोर रोक सकते हैं। तो बात ये सिचुएशन के मुताबिक ही सारी चीज़ें होंगी। और मोइन खान साहब, हमने कई बैट्समैनों की बात की, फ़खर जमान की, बाबर आजम की, लेकिन वी मस्ट टॉक अबाउट इमामुल हक, जो कि बहुत कंसिस्टेंट रहे हैं अपने कैरियर में, छोटे से कैरियर में उनको बड़ी तनकीद का सामना करना पड़ा है। कभी इंजमामुल हक से उनको कंपेयर किया गया, कभी कहा वो चीफ सेलेक्टर है इसलिए वो टीम में आ गए, लेकिन ये बात माननी पड़ेगी कि इस वक्त जो टॉप 10 ICC बैट्समैन है उसमें वो गालिबन 3 नंबर पर है, कंसिस्टेंटली स्कोर कर रहे हैं, एवरेज 50 से ऊपर का है, स्ट्राइक रेट इज़ नॉट बैड, 88 का स्ट्राइक रेट है, अच्छे बैट्समैन है, कंसिस्टेंट है। और मेरे ख्याल से अब ये प्लेटफॉर्म, ये बड़े मैचेस में अगर वो बड़ा स्कोर करते हैं तो एक और जो उनकी अचीवमेंट और लैंडमार्क वो हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल, आई थिंक टैलेंट वाइज ही इज़ नो डाउट वेरी गुड प्लेयर। उनके साथ जो हमेशा क्रिटिसिज्म होता रहा है वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होता है प्लेयर के लिए, कि हाउ यू टेक इट, प्लेयर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। ही लुक्स अ वेरी फाइटिंग नेचर क्रिकेटर, जिसकी वजह से वो कम बैक करते हैं। जो उनकी एवरेज है वो भी आप देख लें कि बड़ी टॉप ऑर्डर में अच्छी मानी जाती है, अच्छी समझी जाती है। और जो सबसे बड़ी एबिलिटी है वो लेके चलते हैं, वो कोई ऐसे रैश शॉट्स नहीं खेलते, इनिंग बिल्ड करते हैं, तो ऐसा प्लेयर इस कॉम्पोजिशन में ज़रूरत है, बिकॉज कि आपके पास जो आपका ओपोनेंट नॉन स्ट्राइकर पे ओपनर खड़ा है वो एक एग्रेसिव नेचर का प्लेयर है, तो आपको इस तरह के प्लेयर्स नेचुरली टीम में डालने पड़ते हैं। तो एंड आई थिंक ही इज़ द राइट सिलेक्शन फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब, जो पूरी ऑल अलॉन्ग द इनिंग 50 ओवर के फॉर्मेट में लेके चले टीम को साथ, तो उसके अंदर नो डाउट टैलेंट है। एंड एज फार एज इज फील्डिंग इज कंसर्न, वेरी गुड फील्डर, इम्पैक्ट क्रिएट करता है, यंग प्लेयर है, यंग प्लेयर हमेशा टीम में एनर्जी क्रिएट करते हैं जी। और टेस्ट मैच में भी हमने देखा बड़े अच्छे कैचेस उन्होंने लिए। इफ्तिखार की जो सेंचुरी थी इफ्तिखार अहमद की, वो पाकिस्तान के लिए बड़ी ज़बरदस्त साबित हुई नेपाल के अगेंस्ट, और वो कॉन्फिडेंस शायद उनको चाहिए था। पहला उनका 100 था ODI में। सिकू भाई, इमाम ने बड़ा कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है,
मैं अज्यूम कर रहा हूं कि काफ़ी सारे प्लेयर्स पे आपका क्रिटिसिज्म रहा है, शायद उनमें से एक वो भी हो, लेकिन रिजवान के हवाले से आपने कहा 4 नंबर पे नहीं खेलना चाहिए, अगले दिन उन्होंने 62 मार दिया। सेटल्ड हो गए आपके ख्याल में मिडिल ऑर्डर नंबर 3 नंबर 4? देखिए अभी भी मैं ये समझता हूँ कि रिजवान के पास चॉइसेस हैं। देखिए T20 में वो बहुत यूज़फुल होते हैं। T20 में वो ओपन करते हैं, सर्कल का फ़ायदा उठाते हैं और बहुत क्विक रन्स करते हैं। हमारे दौर में एक ज़माने में हेंज और ग्रीनिज होते थे, ग्रीनिज तेज़ खेलते थे और हेंज कैरी करते थे इनिंग्स को। तो ये इमाम कर सकता है कि कैरी करे, रिजवान ऊपर आकर बहुत तेज़ी के साथ खेल सकता है और उसको फ़ायदा उठा सकता है और एक रिदम बना सकता है रन बनाने की। उसके बाद 1 डाउन फ़कर हो जाए, 4 उस पर 4 नंबर पे आ जाए आपका बाबर और 5 पे जो है इफ्तिखार को आना चाहिए। इफ्तिखार को मैं कह के थक गया था, अफगानिस्तान इनिंग में भी सीरीज़ में भी उसको ऊपर भेजना चाहिए था ताकि वो उसको अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस मिलती। मुझे बड़ी खुशी है कि देखें जब उसने 2 जगह बहुत लंबे स्कोर किए बड़े बड़े और दोनों दफ़ा उसको ऊपर भेजा गया, ज़्यादा गेंदें खेली और उसने रन्स किए और पावर हिटिंग किए। तो हमें उसको उसी तरीके से इस्तेमाल करना है कि उसको ज़्यादा गेंदें मिले खेलने को और फिर वो पावर हिटिंग करे। तो मेरे हिसाब से उसका 5वां नंबर होना चाहिए। आपने इंडियन टीम का भी देखा, आपने कहा अच्छी बैलेंस टीम है, 50-50 है, आपने कहा दोनों का इस वक्त मुकाबला, लेकिन क्या वीकनेस आपको नजर आती है इंडियन टीम में जिसको पाकिस्तानी एक्सप्लॉइट कर सकते हैं? देखिए शुरू में अगर हम आउट करें ना तो उनकी जो सबसे मुझे जो स्ट्रेंथ नज़र आती है इंडिया की, वो उनके जो मिडिल ऑर्डर के अंदर जो 2 स्ट्रॉन्ग किस्म के ऑलराउंडर्स हैं, पांड्या और वो जडेजा। ये 2 ऐसे प्लेयर हैं कि ये जो कभी भी एक्सेलरेट कर जाते हैं रन्स को और बड़े ख़तरनाक है। एक लेफ्ट हैंडर है और एक राइट हैंडर है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इंडिया को। मैं हमेशा जब भी इंडिया की टीम देखता हूँ कि इन दोनों प्लेयरों को, तो ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का डिफरेंस क्रिएट करते हैं दोनों किसी भी टीम के साथ। तो ये उनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अगर हम अपने बॉलर्स को शुरू के अंदर अच्छी तरह इस्तेमाल करें और अगर हमने शुरू में ब्रेक थ्रू दे दिया, अदरवाइज़ इंडिया के पास इतनी स्ट्रेंथ है कि वो उसको कैरी करके लेके चले जाए और लंबा स्कोर लगा दे। तो हमें जो है बड़ी स्मार्टली जो है बॉलिंग को इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जो सबसे ख़तरनाक मुझे नज़र आते हैं वो उनका मिडिल ऑर्डर में दोनों ऑलराउंडर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आज तक की टीम का पैनल भी हमारे साथ मौजूद था, हमारा अपना पैनल भी था, डिस्कशन आपने सुनी, एनालिसिस आपने सुने। अब देखते हैं कौन सी टीम बेहतर परफॉर्म करती है और कौन जीतता है कल का पहला मुकाबला।